नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे विज्ञान का 2019 का पेपर है और इससे पहले मैंने 2022 वाला पेपर जो है वो करा दिया है टेट का। तो इसी तरीके से सभी ईयर वाइज जो प्रश्न पत्र हैं वो सभी देख लेंगे हम। विज्ञान का ये आप देखेंगे दूसरा पेपर है ये 2019 में हुआ, हालांकि ये परीक्षा जो हुई थी 2020 में हुई थी, 19 का पेपर था। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा उसे जरूर देख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और मैं सीटेट का भी करा दूंगा, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। बाकी एनसीईआरटी भी सीरीज में जल्दी चालू करने वाला हूँ। देखिए इसमें गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन हैं। इस मैथ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहाँ से मैथ देख सकते हैं। बाकी मैं विज्ञान करा देता हूँ, जो साइंस के 30 क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे उसके आंसर्स विद सोल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो इसमें आपको इसकी वैल्यू छांटनी है। देखिए c इक्वल टू हो जाएगा x1 ग्रेटर देन x2, यानी उत्तल दर्पण के सामने x1 लंबाई की वस्तु चाहे जहां पर रखी हो यानी इससे, तो उसका प्रतिबिंब x2 सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा होता है। देखिए उत्तल दर्पण का ये कुछ इसमें बताया गया है। ये जो प्रतिबिंब है x1 जो है हमेशा इससे ग्रेटर देन में रहेगा, तो ये कुछ याद रखिएगा। और हमेशा ही ये ध्रुव और उसके फोकस दूरी के बीच में ही बनता है। देख सकिए 32वां क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आपने कराया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक ऊर्जा की तरह जूल होता है। तो ऊर्जा और ऊष्मा एक ही होता है, परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक आदि भी प्रयुक्त होते हैं। अगला देखिए, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो देखिए ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ये जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और जो अनुप्रस्थ होती है वो प्रकाश की तरंगें जो आपकी होती हैं वो अनुप्रस्थ होंगी। तो याद रखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। चूंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है अतः ये सभी माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है क्योंकि माध्यम अनुपस्थित रहता है। मतलब जिसमें माध्यम होगा उसमें अनुप्रस्थ होगा, सॉरी, जो ध्वनि तरंग है इसमें क्या होता है, माध्यम होता है। और निर्वात में क्या, तो माध्यम होता नहीं, तो उसमें प्रकाश जा सकता है। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से ये ध्वनि तरंग गमन करती है। अगला देखिए 34 नंबर है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। क्योंकि आपने 10 की घात -10 पढ़ा होगा, लेकिन आपने वो एंगस्ट्रॉम जो था 10 की घात -10 वो मीटर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 की पावर -4 माइक्रोन, क्योंकि 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10 की पावर -6। तो इसमें से घटेगा तो 10 की घात -4 बचेगा। आप देख लीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है माइक्रोन में 10 की घात -4 होता है। और जब इसमें से 10 की घात -6 जब माइक्रोन को हटाएंगे लगाएंगे तो 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन जो है आपका गलत होगा, क्योंकि मीटर में ये दे दिया गया है, आपको माइक्रोन पूछा जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, ध्वनि की तरंग की चाल अधिकतम कहाँ पे होती है? ध्वनि जो होता है वो माध्यम में चलता है, यानी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, तो ये आपके इस्पात में सबसे अधिक होगा। निर्वात में ध्वनि चलेगी ही नहीं, बाकी निर्वात में और वायु में और जल में ये आपका प्रकाश चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। अतः ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक यानी 5960 मीटर पर सेकंड होती है। अगला देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये होगा रिक्सिया प्लूटेंस। ठीक है, रिक्सिया प्लूटेंस जिसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वर्ड है, ये रिक्सिया प्लूटेंस लिवर वर्ड जीनस रिक्सिया का एक जलीय ब्रायोफाइट है। ये तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, इनमें से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है यानी टोटल स्टेम पैरासाइट है? देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी वाला, जो अमरबेल है। आपने देखी होगी अमरबेल अगर किसी पेड़ पे डालते हैं तो वो क्या करती है, परजीवी है, वो उसका भोजन खाती है और उसे मतलब पेड़ को उसको सूखा कर देती है। ठीक है, तो ये एक परजीवी है। इसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग जो होता है पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखा युक्त तो चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती हैं जो आश्रयी पौधों यानी होस्ट को अपने बाहर से झुका देती हैं।
अगला देखिए, पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करना है। तो देखिए, इसमें मिलान करने के लिए आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मिला हुआ है। देखिए, जल अवशोषण होता है मूल रोगों में, खनिज अवशोषण एपिब्लेमा में, और जल परिवहन यानी जाइलम में, और खनिज परिवहन फ्लोएम में। इन दोनों को बहुत याद रखिएगा, आपके आराम से ये हो जाएंगे। आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानिक जातियां क्या है। स्थानिक जातियां क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो वो वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे स्थानिक जातियां कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधों में मादा जनभांग जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या है। तो ये बहुत पूछा जाता है, 40 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इसका क्रम हो जाएगा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और थैलेमस। ठीक है, हिंदी में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पाशय में। अगला देखिए, 41 नंबर है कैल्सिनेशन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, MgCO3 को जब आप तोड़ेंगे MgO और CO2 इसमें निकलेगा। गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन यानी निष्पादन कहलाता है। धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एचओ का निष्स्थापन किया जाता है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट का निष्स्थापन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशिया बनाया जाता है। इसे बोलते हैं MgCO3 को गर्म जब करेंगे तो MgO और SCO2 में ये टूट जाएगा। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने वाला एक जो भी है मैं बता देता हूँ, बाकी थोड़ा सा स्पीड में ही करेंगे। बहुत सारे पेपर हैं, चाहे NCERT भी कराना। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रंगहीन गैस लेड एसिडेड पेपर को काला कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगहीन गैस है। ये गैस लेड एसिडेड पेपर को काला कर देती है। ये देखिए, लेड एसिडेड को जब हम H2S से अभिक्रिया कराएंगे तो PbS यानी लेड सल्फाइड जो काला अवक्षेप देगा, और एसिटिक एसिड जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न यौगिकों पर विचार करना है। तो इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इलेक्ट्रोफिल कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सभी जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही है। वह अणु अथवा धनावेशित आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रो स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यून इलेक्ट्रॉन धनायन या अणु होते हैं। देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिएगा। मतलब देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नाभिक स्नेही योजक योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए, वह योग अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंधन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कहलाती है। तो पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड जो है और नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। अगला देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। तो देखिए, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी पूरी, ABC यानी कि तीनों इसके सही है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं क्रम से बढ़ती हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। नेक्स्ट 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो नहीं पूछा गया इसमें। देखिए, नंबर डी हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। ठीक है, ये ध्वनि तरंग है। वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में भी संचरण कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। जैसे गामा हो गया, एक्सरे हो गया, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें आदि। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें जिन्हें 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों को नहीं सुना जा सकता, परंतु कुछ जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। ठीक है, तो एक अपश्रव होता है, एक पराश्रव होता है, और एक सुनने योग्य होती है जो ध्वनि अपने मनुष्य के कानों की है। नेक्स्ट 47 मोर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो पिछले पेपर में पूछा गया था इसमें। ठीक है, डेसिबल क्या है,
तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। ध्वनि स्तर की एक मापक इकाई है। ध्यान रखिएगा, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, जो कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट है किरचॉफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ धारा नियम किसके संरचना पर आधारित है? देखिए ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये एक किरचॉफ का संधि नियम यानी किरचॉफ का बिंदु नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा, आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो जो भी आपकी धाराएं मतलब केंद्र की तरफ आ रही है उनका योग, और जो केंद्र से बाहर जा रही है उनका योग इक्वल टू होता है। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या देखिए थोड़ा सा नॉइज रहेगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई, इसका संवेग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √2m e। ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है E इक्वल टू एफ हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और संवेग होता है P इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और जब v स्क्वायर की डालेंगे तो अंडर रूट में आएगा P इक्वल टू √2me। देख सकिए 51 नंबर क्वेश्चन है, अयस्क कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी ये फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर का मुख्य अयस्क है। इस अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन यानी उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सल्फाइड अयस्क को बारीक पीसकर जल से भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है, और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन यानी झाग में एकत्रित हो जाते हैं, और औषधियां गैग यानी जल से भीगकर टैंक की तली में बैठ जाती हैं। सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। क्या यहाँ पे दिया गया औषधियाँ किस तरीके से एकत्रित हो गई। 52 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 मेथाइल प्रोपेन में जो नंबर 3 है इसमें 3 डिग्री कार्बन की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगी 1। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ भी आ सकते हैं और थोड़ा सा सिंपल भी आ सकता है। 3 कार्बनिक कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीय कार्बन यानी टर्सरी कार्बन परमाणु 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या 1 है। देखिए टर्सरी है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो नंबरिंग करना आपको आता होगा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपको नंबरिंग करना अगर आएगा तो 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, यानी अगर आप यहाँ से डालेंगे 1 2 तो ये आपका इसमें मेथॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, और 1 2 3 ये मेथ एथ प्रो। ठीक है, प्रोप हो गया तो प्रोपेन ये हो गया, तो 2 नंबर पे ये मेथॉक्सी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसका साधारण नाम आइसोप्रिल मेथिल ईथर इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के बाद संकलन हेतु बंद ऊर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर डी SI। कार्बन परमाणु में एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणु की लंबी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किसी तत्व के परमाणुओं का एक दूसरे से जुड़कर खुली या बंद श्रृंखला बनाने का गुण उसका संकलित होने का गुण कहलाता है। संकलित होने की प्रवृत्ति कार्बन में सबसे प्रबल होती है, और इस गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। ये प्रवृत्ति सिलिकॉन में कम और जर्मेनियम में बहुत कम होती है। देखिए कार्बन कार्बन बंध की बंधन ऊर्जा हाई होती है, होने के कारण कार्बन में संकलित होने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यहाँ पे देखिए आपका COC बॉन्ड जो है 85 किलो कैलोरी प्रति मोल है, और ऐसा मतलब ये आपका सिलिकॉन जर्मेनियम, और ये आपका 45 हो गया सिलिकॉन के। इस तरीके से कार्बन के बाद संकलन हेतु बंद ऊर्जा सिलिकॉन की अधिक होगी। ठीक है, अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ X NX मोल के पदार्थ Y NY मोल में घुला जाया है, तो कुछ इसमें तथ्य दिए गए, तो इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए यानी ABC इसके सही हो जाएंगे, डी वाला गलत है। देखिए विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यदि किसी विलेन में विलेय X के NX मोल को विलायक Y के NY मतलब मोल में घोला जाया है, तो विलेय X का जो मोल अंश होगा विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे हो जाएगा आपका विलेय यानी विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर विलायक Y का मोल अंश देखेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा ऊपर, और फिर नीचे होगा आपका विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, NY/NX प्लस NY। इस तरीके से किसी विलेन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोलों की के अंशों का योगफल 1 होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी एक मुख्य स्रोत मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल और अन्य मछलियों के यकृत तेल तथा सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। रिकेट्स एक प्रकार का रोग है जिसमें हड्डियां नर्म, कमजोर, लचीली और टेढ़ी हो जाती है। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 5 जगत जो वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये मोनेरा में सम्मिलित किया गया। देखिए सन 1969 में RH विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। इसमें 5 जगत वर्गीकरण कौन सा, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप जंतु, ठीक है। 3 2 5 योग है। देखिए मोनेरा क्या है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। देखिए 2 तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में आपके देखिए माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया जो आपका नील हरित शैवाल बोला जाता है। अगला देखिए प्रोटेस्टा, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड आदि। फंजाई, देखिए इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव शामिल है, इसमें पर्णहरित अनुपस्थित होता है, जैसे कवक और ईस्ट। नेक्स्ट है पादप, ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हरित लवक युक्त पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब देखिए जंतु, जो एल्मेलिया किंगडम है, इस जगत में सभी यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय जीव आते हैं। सभी कशेरुकी व अकशेरुकी जंतु इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक है। तो देखिए ऊतक ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका ब्लड। तो ब्लड एक क्या है, एक ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः 2 अवयवों प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव का रुधिर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला देखिए 59 नंबर, अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LH, इसे LH बोलते हैं। अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। महिलाओं में ये हार्मोन ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में ये वृषणों के विकास और टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। लास्ट क्वेश्चन है देखिए 60 नंबर है, हिप्पोकैम्पस ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये एक मछली है, ठीक है। आपने देखा समुद्र में हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा यानी शी हॉर्स भी कहते हैं। तो ये आपके देखिए क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो गए इसके, और ये आपका पेपर था 2020 में जो हुआ था, हालांकि 2019 का पेपर था। इसी तरीके से मैं आपको ईयर वाइज जितने भी प्रश्न पेपर हैं, जो प्रश्न पत्र बनाए हुए, वो सभी मैं करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। बाकी इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।